हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक लाने वाला हूं जिसको सीखने के बाद आपको मैकेनिक्स में बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और साथ ही मैकेनिक्स के अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको हम बहुत ही आसानी से 2 या 3 लाइनों में बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और वो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। स्टार्ट करें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। उससे पहले हम देखें फ्रेम क्या होता है। जैसा कि फ्रेम होता है कि जहां से आप किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हो। सपोज मैं ग्राउंड पर खड़ा हुआ हूं और ग्राउंड पर खड़े होकर मैं आपका मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ग्राउंड मेरे लिए क्या हो गया, फ्रेम हो गया। मैं ग्राउंड से हर एक पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूं। यही बात हम करने वाले हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएं, यानी हम सेंटर ऑफ मास से हर एक पार्टिकल जो उस पूरे सिस्टम में है उनका मोशन देखें तो कैसा दिखाई देगा। इसको समझाने के लिए मैं बहुत छोटा सा आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन लेता हूं। सपोज मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, एक है m1 जिसकी वेलोसिटी है u1 और एक दूसरा पार्टिकल है दैट इज m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा अगर मैं इस कंप्लीट सिस्टम की बात करूं, तो आप बोलोगे सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं पूरे सिस्टम का, क्या मैं इसको m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। यानी अगर मेरे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास है m1 दूसरे का है m2, पहला जा रहा है u1 वेलोसिटी से, दूसरा जा रहा है u2 वेलोसिटी से। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए पूरे सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल यानी m1 और m2 के मोशन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रीड करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं बताइए तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? अच्छा, आपको पता होगा जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी हम ए का मोशन रीड कर रहे हैं कहां से, किसके फ्रेम से, बी के फ्रेम से, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल का मोशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आपको पता है वो कितना है हमारे पास, दैट इज u1 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूंगा तो m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा। साथ ही m1 u1 से m1 u1 कैंसिल आउट हो गया। देखिए आप एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास नीचे आएगा m1 प्लस m2, आपके पास नीचे आएगा m1 प्लस m2 और ऊपर क्या बचेगा, यहां पर आएगा m2 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर। तो क्या मैं m2 कॉमन ले लूं तो आपके पास बनेगा u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या मेरे पास अगर वेलोसिटी आ गई, क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए मैं पहला पार्टिकल हूं और मेरा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना चाहते हो, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मेरा मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना है तो दैट इज इक्वल टू मेरा मास यानी पहले पार्टिकल का मास m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप निकाल चुके हो, तो यहां पे रख देते हैं। आपके पास देखिए कितना आएगा, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2। ये आ जाए हमारे पास एक टर्म आई, that is m1 m2 upon m1 plus m2 and this term is known as reduced mass. This term is known as reduced mass. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। This term is known as reduced mass. इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो हमारे पास आया क्या,
मेरे पास आया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज म्यू इंटू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं निकालने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, पहले पार्टिकल का सारा मोशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकाल लिया। मैंने उसकी वेलोसिटी भी निकाल ली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, उसका मोमेंटम भी निकाल लिया। सिमिलरली मैं अगर दूसरे पार्टिकल की बात करता और मैं लिखता कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। आप बोलोगे सर बड़ा ही आसान है यार, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आपको पता है, दैट इज u2 वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ये पूरी टर्म उठा के रख दे यहां पर, कितनी है, दैट इज m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, है ना भाई। और अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो देखो आपके पास क्या आएगा, अगर आप एलसीएम लोगे ये आपके पास आएगा m1 प्लस m2, और यहां पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 u2 से m2 u2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है, बचेगा क्या, आपके पास बचेगा m1 कॉमन आ गया एंड दैट इज u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर। और ये मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया है दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। क्या मैं मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं क्या, आप लोग सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और अगर मुझे सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो आपके पास क्या बनेगा, दिस इज m1 m2 अपन m1 प्लस m2, दैट इज रिड्यूस मास, दैट इज म्यू इनटू ये बनेगा u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर। तो मेरे पास पहले पार्टिकल का मोमेंटम आ गया, मेरे पास पहले पार्टिकल का मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, मेरे पास दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो क्या मैं पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिख सकता हूं क्या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, आप बोलोगे सर बहुत आसानी से, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द रिजल्टेंट मोमेंट, मोमेंटम की अगर हम बात करें तो दैट इज p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास, मैं पूरे सिस्टम का लिखना चाह रहा हूं, तो मेरे पास पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब बोलोगे सर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है पहले पार्टिकल का मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लियर है। अब यहां पर जब आप देखोगे तो आपके पास पहले पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आया म्यू इंटू u1 माइनस u2, और दूसरे का आया म्यू इंटू u2 माइनस u1। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो पहले पार्टिकल का आया म्यू इंटू u1 माइनस u2 वेक्टर प्लस दूसरे का आया म्यू इंटू u2 माइनस u1 वेक्टर। और अगर आप देखोगे तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी भाई, हो गई ना, कैसे, प्लस का म्यू इंटू u1 माइनस का म्यू इंटू u1 प्लस का म्यू इंटू u2 और माइनस का म्यू इंटू u2 मिला के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट बनता है हमारे पास कि लीनियर मोमेंटम of the system of particles in a center of mass frame is always minimum. The linear momentum of system of particle in center of mass frame is always minimum. कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, that is 0। तो सब मोमेंटम निकाल लिया। अब मोमेंटम के बाद और क्या बचता है, एनर्जी बचती है। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या पूरे सिस्टम की, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो क्या लिखोगे,
दोनों की एनर्जी को जोड़ दें, यही तो आंसर होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कैसी क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर आपको पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर दो, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखनी है तो मैं पहले पार्टिकल की लिख दूंगा, दूसरे की लिख दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और आपको याद होगा, आपने कभी ना कभी बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। कैसे आता है? हाफ एम वी स्क्वायर से, ऊपर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m, यानी पहले पार्टिकल का मोमेंटम इन अ सेंटर ऑफ मास फ्रेम का होल स्क्वायर अपॉन 2m। और दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इन अ सेंटर ऑफ मास फ्रेम डिवाइडेड बाय 2m2। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/2 बाहर आ गया। और आप देखोगे यार दोनों पार्टिकल जो हमारे पास थे उन दोनों का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैग्नीट्यूड में सेम था, साइन में अपोजिट था, डायरेक्शन अपोजिट थी। एक अगर P1 वेक्टर है, P वेक्टर है, तो दूसरा माइनस P वेक्टर है। देखिए ना, दैट इज म्यू इंटू U1 माइनस U2 और म्यू इंटू U2 माइनस U1। मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो साइन अपोजिट है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो सेम है मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम लिख सकता हूं? और इसको मैं लिख देता हूं कॉमन, बाहर ले लेता हूं इन दोनों को, अगर ये सेम है तो बाहर आ जाएगा, दैट इज म्यू इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। नीचे कितना बना? दिस इज 1/m1 प्लस 1/m2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां म्यू स्क्वायर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 म्यू स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, दैट इज U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। एलसीएम ले सकते हो ना। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये 1/μ बन गया, 1 बाय रिड्यूस मास, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फॉर द 2 पार्टिकल सिस्टम। तो ये आपके पास आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये कितना बना? दिस इज हाफ म्यू इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। अब U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको U रिलेटिव बोल सकता हूं? दैट इज U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। U रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। क्लियर है? तो इसको लिख रहा हूं मैं, दैट इज U12 यानी U रिलेटिव, इसको U रिलेटिव लिख लेते हैं, दैट इज U रिलेटिव का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक चमत्कारी फॉर्मूला है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके आप मैकेनिक्स के धुरंधर से धुरंधर क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक इलिस्ट्रेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन अ सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, इसको याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ म्यू इज अ रिड्यूस मास, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U रिलेटिव का स्क्वायर। यानी अगर मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखनी है 2 पार्टिकल सिस्टम की, तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन से लिख सकता हूं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? बात करें एप्लीकेशन की, क्योंकि एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पर थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन आपको लगता सर आया कहां से, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कहां से आता है? हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। अब बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको एनालिसिस भी कराऊंगा कि सेम क्वेश्चन को अगर हम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं और सेम क्वेश्चन को अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है उसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं, अगले इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए मेरे पास दो ब्लॉक हैं, इसका मास है m और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मास है 2m। इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है u और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 0। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k एंड एट इनिशियली जो आपकी स्प्रिंग है इज इन एनएलपी, वो नेचुरल लेंथ पे, यानी स्प्रिंग में अभी कंप्रेशन या कोई एक्सपेंशन नहीं है, ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया 0। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड आउट मैक्सिमम अलोंगेशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज ए 2 ब्लॉक सिस्टम। हमारे पास दो ब्लॉक है जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक का मास है m, एक का मास है 2m। एक ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है u और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी है 0। इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, यानी स्प्रिंग फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं अभी कितना लग रहा होगा तो आपका आंसर आएगा 0। मैंने आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग द मोशन, ऑब्वियस ही बात है स्प्रिंग कंप्रेस और एलोंगेट होगी, तो आपसे पूछा है कि ड्यूरिंग द मोशन स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना कंप्रेशन और कितना एलोंगेशन होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, पहले मैं एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि नॉर्मली अगर बच्चा सॉल्व करता या आप सॉल्व करते तो आपको कितना समय लग जाता। यानी हम पहले बात करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं इन ग्राउंड फ्रेम, क्लियर है? इस मेथड को सीखने के बाद आप भी बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली ये तरीका सिखा सकते हो। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले समझें कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन में होगा क्या, मोशन क्या हो। आप ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास ये एक स्प्रिंग है और अगर मैं इसको खींचता चला जाऊं और मान लो ये खींचते खींचते क्या हो जाएगा, मान लो स्प्रिंग को खींचते चले जाओ और ये मैक्सिमम एलोंगेशन आ गई, तो फाइनली खींचते खींचते ये किसकी तरह से बिहेव करेगी, एक वायर की तरह से, क्योंकि अब और तो खींच नहीं सकती, तो खींचते खींचते तो ये एक वायर ही बन जाएगी, एक वायर की तरह से बिहेव करेगी। और अगर एक वायर के दोनों एंड से दो ब्लॉक अटैच्ड है, एक वायर के दोनों एंड से अगर दो ब्लॉक अटैच्ड है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, दोनों एक जैसा मोशन कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाऊं, सपोज ये स्प्रिंग इसको कंप्रेस करते गए, कंप्रेस करते करते क्या हो जाएगा, अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन है तो ये एक रॉड की तरह से बिहेव करेगा, अब और तो कंप्रेस हो नहीं सकता। और अगर एक रॉड के दोनों एंड से दो ब्लॉक अगर अटैच्ड है तो ऑब्वियस सी बात है जितनी वेलोसिटी से पहला ब्लॉक चल रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी से दूसरा ब्लॉक चल रहा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन एंड एट मैक्सिमम elongation the velocity of the both block will be same। मतलब जब फाइनली एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन, फाइनली जो आपके दोनों ब्लॉक होंगे जो स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब कैसे कैलकुलेट करें, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों, हमारे पास दो अननोन आ चुके हैं, एक तो फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता अभी, तो एक अननोन ये है, और दूसरा स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन निकालना है, वो भी तो एक अननोन है। तो दो अननोन है, कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, दो की। और वो दो इक्वेशन हम क्या अप्लाई करते हैं, वो दो इक्वेशंस होती हैं, पहली इक्वेशन होती है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, अब सोचिए अगर मैं इस पूरे को सिस्टम ले लेता, अगर मैं दोनों ब्लॉक को सिस्टम लेता, इस कंप्लीट को सिस्टम लेता, तो अगर मैं इस कंप्लीट को एक सिस्टम अज्यूम कर लेता
तो मैं बोल देता ना कि भाई इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होता, आप बोलते जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंप्लीट को सिस्टम ले लूंगा तो जो स्प्रिंग है वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और अगर स्प्रिंग इंटरनल हो गया और तो कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं बाय द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अप्लाई करें, कितना आएगा? इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम आप बोलोगे सर इसके पास है सिर्फ दैट इज m इनटू यू, दूसरे पार्टिकल का तो मोमेंटम कितना है, जीरो। इसी तरह से अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखने की कोशिश करूं तो इसका फाइनल मोमेंटम आएगा m इंटू वी, और इसका फाइनल मोमेंटम आएगा 2m इंटू वी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल ये हो गया। यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास v आ गया, v इज इक्वल टू u बाय 3 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, दोनों पार्टिकल कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी होगी u बाय 3। अब हमारा क्या क्वेश्चन वेलोसिटी निकालना नहीं था, इसकी तो बेचारे की हमें जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब लिखनी पड़ेगी तो हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी इक्वेशन की इसमें, एंड दैट इज बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, हमने लीनियर मोमेंटम लिख दिया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, और वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात करूं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल mg लग रहा है, और स्प्रिंग लग रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ये लिखोगे, सॉल्व करते हैं। ये बताओ नॉर्मल का वर्क डन कितना, जीरो, mg का वर्क डन जीरो। क्यों भाई? क्योंकि नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर अपवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है या जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में, एंगल 90 डिग्री है, और कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाता है तो वर्क जीरो हो जाता है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय द mg जीरो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना होगा? आप बोलोगे सर हाफ के, स्प्रिंग का वर्क क्या होता है आपको याद है क्या? स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। याद रखना, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होता, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, वेयर एक्स इनिशियल एंड द एक्स फाइनल आर मेजर्ड फ्रॉम NLP नेचुरल लेंथ पॉइंट। तो हाफ के एक्स इनिशियल, इनिशियली तो साहब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही थी, कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन था ही नहीं, तो एक्स इनिशियल जीरो, और एक्स फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन है तो एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब अगर यहां पर मैं लिखूं तो इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, मेरे पास स्प्रिंग का वर्क आया हाफ के जीरो स्क्वायर माइनस एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो साहब इसकी भी आएगी और इसकी भी आएगी, इसकी आएगी हाफ mv स्क्वायर और इसकी आएगी हाफ 2mv स्क्वायर, ये आएगी। तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल, और इनिशियल तो सिर्फ इसी के पास है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर। और v को पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू कितना है, u बाई 3 यहां पर पुट करें तो ये आपके पास कितना बना, दैट इज हाफ 3m इंटू यू बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहां से बनेगा माइनस का हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो? बहुत ही चिंटू कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं एक बार, जिससे मैं आपको कंपेयर कर सकूं। देखो कितना लेंथी जा रहा है, मेहनत बहुत लग रही है भाई। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, दोनों को सॉल्व करने में भी मेहनत लग रही है। कैलकुलेशन आसान है लेकिन है ना कैलकुलेशन, बिल्कुल जीरो तो नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर कितना आएगा, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हाफ कैंसिल आउट हो गया, ये उड़ गया, आपके पास बना माइनस का
दिस इज माइनस का के एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताओ कितना हुआ, ये बनेगा 9, ये हो गया 3, तो ये बना m u स्क्वायर बाय 3, ये बना ना, और माइनस का m u स्क्वायर, तो कितना हुआ ये माइनस का 2/3 ऑफ m u स्क्वायर, यही बना ना। तो यहां से माइनस माइनस चला गया, आपके पास x मैक्स आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m/3k इंटू यू। तो भैया यहां पर जाके हमारी मेहनत खत्म हुई है, ये हमारा आंसर आया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि यार ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, तो आप बोलोगे सर जेईई मेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना हमारे पास समय होता ही नहीं है। हमारे पास जो समय होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का होता है। इन 2 मिनट ऑफ स्पैन हमें पूरे क्वेश्चन को खत्म करना पड़ता है, और आपको लग रहा है कि यार ठीक है कॉन्सेप्ट आते भी हैं तो भी समय लग जाएगा इस मेथड से सॉल्व करने में। अब यही फर्क है स्टडी और स्मार्ट स्टडी में। अब हम बात करेंगे कि एक स्मार्ट बच्चा इसको कैसे करेगा, जिसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम आता होगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि देयर आर 2 पार्टिकल, इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरा पार्टिकल है 2m जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। आपसे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। अभी हमने सॉल्व किया ग्राउंड से, अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अभी हमने 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखी थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और वो कितनी आई थी, याद है क्या फॉर्मूला, हाफ म्यू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनिशियली दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, एक की u है दूसरे की 0 है, और फाइनली जो मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन होगा, ऑब्वियसली बात है दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो बनेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करूंगा, तो जब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो यहां पर ये v रिलेटिव फाइनल आ जाएगा, और जब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा सिस्टम की तो ये v रिलेटिव इनिशियल आ जाएगा। तो मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या बनेगा, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ म्यू v रिलेटिव, जो फाइनल होगा तो यहां फाइनल आ जाएगा, दैट इज v रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। अब है क्या, आप लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अगर मैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस की बात करूं तो अभी हमने लिखा ही है भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय स्प्रिंग। नॉर्मल और mg का वर्क डन कितना, 0। किसका वर्क डन बचा, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, हाफ के एक्स इनिशियल 0 स्क्वायर माइनस एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ म्यू। म्यू कितना है, म्यू कितना है, म्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अगर मैं निकालूंगा दैट इज रिड्यूस मास इज 2/3, 2m/3। समझ में आ रही है बात, अरे रिड्यूस मास यार, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। v रिलेटिव फाइनल, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भाई 0 हो गई। दोनों पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 0, तो दैट इज 0 स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल इज u माइनस 0, दैट इज u स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अप्लाई किया, और मैंने लिखा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, हाफ म्यू v रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, बस यहां पुट कर दोगे, देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, ये खत्म। ये बना माइनस का k इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, ये बना 2m/3 इंटू माइनस का u स्क्वायर। ये बना माइनस माइनस उड़ गया, यहां से मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m/3k इंटू u।
आया क्या सेम आंसर? आया क्या सेम आंसर? अगर आप देखोगे तो √2m/3k इंटू यू, और यहां से भी कितना आ रहा है? √2m/3k इंटू यू। यानी हमने जब इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया तो ग्राउंड फ्रेम में हमें ये पूरी कथा करनी पड़ गई, बहुत समय लग गया। और जब उसी को मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमारा 2 लाइन में आंसर आ गया। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ म्यू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। पहली इक्वेशन लिखी, वर्क लिखा, बस इक्वेशन लिखा, हमारा आंसर अगली लाइन में, मुश्किल से 30 सेकेंड। क्लियर हो रही है बात? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लगाने से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है? तो इससे रिगार्डिंग, अच्छा इसको कहां पर लगाना ज्यादा बेहतर रहता है? ऐसे क्वेश्चन जिसमें फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो रही हो, यानी जीरो हो रही हो। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो हो रही हो तो आपकी इक्वेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में फाइनली दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चलने लगे जब मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन था, तो उस वक्त अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो हमने बहुत आसानी से इसको जीरो लिख दिया, इसलिए हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। क्लियर हो रही बात? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको एससीवी में भी मिल जाएंगे, आपको एरोडोव में मिल जाएंगे, और साथ ही जेईई एडवांस में भी प्रीवियस ईयर्स में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया सीखेंगे। तो कनेक्टेड रहिए, हेल्दी रहिए, लेट्स क्रैक इट।